गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मानचित्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम बात करेंगे और उनकी विशेषताओं को समझेंगे। उससे पहले मैं एक बार इन सभी क्वेश्चनों को एक बार रीड कर लेते हैं कि जिन जिनको हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पे दे रखा है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट ऑफ खिरगिज, केलोदेवी नेशनल पार्क, झरिया, डेट्रॉइट, बेरिंग सी, माराकाइबो लेक, डॉन रिवर, सू कैनाल, न्यूजीलैंड। देखते हैं नंबर 1 पे क्वेश्चन दे रखा है। नंबर 1 पे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा भारत में हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में। और हरियाणा में कहाँ पर? गुड़गांव। हरियाणा कहाँ पर? गुड़गांव। इन गुड़गांव में हरियाणा, वहाँ पर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। ये कई दुर्लभ पक्षियों का आश्रय स्थल भी है और गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर हरियाणा में स्थित है। 1972 में वाटर बर्ड्स रिजर्व घोषित किया गया और 250 से अधिक पक्षी की जातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। पक्षी वैज्ञानिक पीटर जैक्सन, पक्षी वैज्ञानिक किसका? पीटर जैक्सन का भी इस अभ्यारण्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1989 में दिया गया। कब दिया गया? 1989 में इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों पूछा जाए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, विषुवत रेखीय वर्षा वन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखीय वर्षा वन भी कह सकते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन को हम मानचित्र के थ्रू देख लेते हैं। ये दोस्तों विषुवत रेखीय वर्षा वन। अब जो ये वर्षा वन है, ये देखिए जो विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ 5 डिग्री टू साउथ 5 डिग्री लेटीट्यूड अक्षांशों के मध्य में ये विषुवत रेखीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब ये जो वर्षा वन पाए जाने की सबसे बड़ी जो विशेषता क्या होती है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, औसत तापमान होगा, एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर होता है। और जो रेनफॉल है यहाँ पे कि रेनफॉल जो बारिश होती है वो भी अधिक होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। कितनी? रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। और इसी कारण यहाँ पे दिन भर ऐसा मौसम बना रहता है, ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि डेली आफ्टर 2 PM के बाद यहाँ पर बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या हो गई कि यहाँ पे अधिक तापमान और अधिक रेनफॉल होने के कारण तापांतर भी काफ़ी कम पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से वनों में तापांतर सबसे कम पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विषुवत रेखीय वर्षा वनों में तापांतर सबसे कम पाया जाता है। अभी दुनिया में कहाँ पे देखिए, दक्षिण अमेरिका में अमेजन रेनफॉल फॉरेस्ट, अफ्रीका में कांगो बेसिन एरिया, पश्चिमी घाट भारत के दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। ये सभी क्या? ये सभी आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है एंड विषुवत रेखीय वर्षा वन का एरिया दे रखा है। अब इन वनों में सबसे अच्छी जो लकड़ी है उसका नाम कई बार पूछा गया एग्जाम में कि यहाँ पे किस प्रकार की लकड़ी पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है सेल्वा। सेल्वा और सेल्वा के कारण इनको सेल्वास फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। सेल्वास फॉरेस्ट यानी अमेजन के जंगलों को सेल्वास फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे महोगनी, गट्टापार्चा, रबड़, एबोनी, रोजवुड, ताड़ आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इस एरिया को विषुवत रेखीय वर्षा वनों को दुनिया में शक्तिहीनता के प्रदेश, शक्तिहीनता प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? रीजन ऑफ डेबिलेशन। रीजन ऑफ डेबिलेशन के नाम से भी जाने शक्तिहीनता का प्रदेश। क्वेश्चन केवल पूछ लिया जाता है कि शक्तिहीनता का प्रदेश किसे कहते हैं? विषुवत रेखीय वर्षा वनों को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं और घने जंगल पाए जाते हैं, जिस कारण से मानव का हस्तक्षेप यहाँ पे न के बराबर होता है। केवल इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें दुनिया के जो ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, विषुवत रेखीय वर्षा वनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हैबिटेट ऑफ किर्गिज। हैबिटेट ऑफ किर्गिज, किर्गिज के निवास स्थान कौन से? तो सीधा आंसर आ जाएगा मिडिल एशिया, मिडिल एशिया या मिड एशिया। किर्गिज जनजाति एक जनजाति किर्गिज, और यहाँ पे कहाँ मिलेगी? ये मध्य एशिया में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैला देवी नेशनल पार्क। कैला देवी नेशनल पार्क राजस्थान में, भारत में, राजस्थान में कैला देवी नेशनल पार्क, जिसे हम क्या कहते हैं? घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। और राजस्थान में कहाँ पर स्थित है ये? भरतपुर में, भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में स्थित है। अब इस अभ्यारण्य को 1956 में पक्षी अभ्यारण्य के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, और इसके पश्चात जैविक और पारिस्थितिकी के महत्व को देखते हुए 1981 में, कब? 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। मध्य भारत में विधि द्वारा संरक्षित एकमात्र पक्षी शरणास्थल होने तथा इसकी जैव विविधता एवं संवेदनीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 1985 में, किसने? यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर दिया। किसमें? विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कब किया गया? घाना पक्षी अभ्यारण्य को 1985 में घोषित किया गया। और इस पक्षी अभ्यारण्य की सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ पर यूरोप और रशिया से इतनी दूरी यात्रा करते हुए विदेशी पक्षी यहाँ पर आए रहते हैं। और यहाँ पर मुख्य पक्षी क्या है? साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन। क्रेन या साइबेरियन सारस को कहते हैं, जो रशिया से यहाँ भरतपुर में शीतकाल में आता है और ग्रीष्मकाल में वापस पलायन कर जाते हैं। यानी ये पक्षी अभ्यारण्य क्या, कई दुर्लभ पक्षियों का भी आश्रय स्थल है। और इसे 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इम्पोर्टेड है घाना पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जरिया। जरिया कहाँ पर है? जरिया झारखंड में, और झारखंड कहाँ है? भारत में, झारखंड। किसके लिए फेमस है? कोल फील्ड रीजन के लिए फेमस है। थोड़ा सा हम जरिया और कोयले से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, जरिया तो आपने बता दिया कि कहाँ पर जरिया। जरिया झारखंड में, और झारखंड में जरिया और बोकारो दो स्थान को ध्यान की। जरिया में कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन केवल पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले कोयले की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और वेस्ट बंगाल में रानीगंज। रानीगंज में सबसे पहले कोयले की खुदाई की गई, या कोयले के भंडार मिले, या कोयले की उत्पत्ति मानी गई रानीगंज। इसके अलावा अन्य कोयले के जो कोलफील्ड रीजन है, सिंगरेली, पेंच, कान्हा, लिग्नाइट, तालचर उड़ीसा में, सिंगरेली एमपी का है, लिग्नाइट तमिलनाडु का, लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में स्थित, पेंच और कानन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गोंडवाना काल में कोयले के ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं भारत में। और जो कोयला युग है, कोयला युग किसको कहा जाता है? यहाँ हम कोयला पढ़े तो कोयला युग किसे कहा जाता है? कोयला युग कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड को, कार्बोनिफेरस, तो ध्यान रहे कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? कोल एज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेट्रॉइट क्या है? देखिए डेट्रॉइट यूएसए में स्थित है, यूएसए प्लस कनाडा में। और ये कहाँ पर है? ग्रेट मान झील, ग्रेट लेक्स में सुपीरियर झील के दक्षिण में स्थित है। इसे हम क्या कहते हैं? मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं, मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं। या वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी डेट्रॉइट फेमस है, डेट्रॉइट। तो कभी भी दोस्तों डेट्रॉइट आ जाता है सामने लिखा हुआ, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? मोटर सिटी या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोटर यान के लिए विश्व में डेट्रॉइट प्रसिद्ध है, और सुपीरियर झील के दक्षिण में स्थित है। सुपीरियर झील ग्रेट लेक्स झील में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग सागर कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को मैप के थ्रू देख सकते हैं। बेरिंग सी को
देखिए बेरिंग सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेरिंग सी। तो सबसे पहले हम थोड़ा इस मैप को जूम कर लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन को क्या पूछा है, बेरिंग सी। बेरिंग सी तो यहाँ पर स्थित है, और बेरिंग सी क्या है, एज ए मार्जिनल सी, एक सीमांत सागर है जो प्रशांत महासागर का भाग है। और बेरिंग सी के यहाँ से देखिए ये जो निकल रही है जो लाइन, ये निकल रही इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री की जो लाइन होती है दक्षिण देशांतर रेखा, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी हम ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा बेरिंग सागर के पश्चिम में से होकर गुजरती है। और जो बेरिंग सी है इसमें देखिए ये एक अलास्का किसका भाग है, उत्तरी अमेरिका, अलास्का और रशिया, इन दोनों को बीच में स्थित है बेरिंग सी। और बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी, बेरिंग जल संधि भी पाई जाती है, जो क्या करती है, चुक्ची सागर को और बेरिंग सी, इन दोनों को अलग करती है। और इसके थोड़ा हम ऊपर देखें कि इसमें से बेरिंग सी और जो चुक्ची सागर है, यहाँ से क्या है, यहाँ से एक आर्कटिक सर्किल भी गुजरता है, आर्कटिक वृत्त भी यहाँ से गुजरता है। ये साइबेरिया का भाग है, ये अलास्का का भाग है। और बेरिंग स्ट्रेट, ये रही बेरिंग स्ट्रेट, जो क्या करेगी, चुक्ची सागर और बेरिंग सी को डिवाइडेड करेगी। और हमने कहा है कि ये स्ट्रेट क्या होते हैं, जल संधि है, ये बड़ा सागर, ये बड़ा सागर, इनके बीच का नैरो जो पार्ट होता है उसको बेरिंग, उसको हम स्ट्रेट या जल संधि के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन कितना अच्छा है कि बेरिंग से पूछा गया, कितने सारे नाम आपको मिल गए। चुक्ची सी कहाँ पर है, वो भी यही है। ईस्ट साइबेरियन सी, पूर्वी साइबेरियन सागर, बेरिंग सी, इंटरनेशनल डेट लाइन, और कमचटका पेनिसुलर। कमचटका पेनिसुलर जो ये भाग है, इसको कमचटका पेनिसुलर के नाम से भी जानते हैं। गल्फ ऑफ अनाडायर, ये यहाँ गल्फ ऑफ अनाडायर है। और बेरिंग स्ट्रेट तो ब्रिस्टल बे, गल्फ ऑफ अलास्का, यानी ये जितने भी नाम दे रखे हैं इस बेरिंग स्ट्रेट के आसपास है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, बेरिंग स्ट्रेट के पश्चिम में से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, और बेरिंग स्ट्रेट चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को अलग करता है। बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट अलास्का और रशिया को भी डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराकाईबो लेक, मराकाईबो लेक कहाँ पर स्थित है, मराकाईबो लेक तो सीधा सा आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला में मराकाईबो लेक स्थित, वेनेजुएला में मराकाईबो। और ये मराकाईबो कहाँ पर स्थित है, वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला पेट्रोल के लिए फेमस है, पेट्रोल ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे, पेट्रोल ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉन रिवर, डॉन रिवर रशिया और यूरोप की नदी है, मुख्यतः यूरोप की पांचवी नदी है डॉन रिवर। डॉन रिवर के यूरोप की पांचवी नदी है, जो रशिया के टान झील से निकलकर अजोव सागर में गिर जाती है। कौन सागर में, अजोव सागर में। और अजोव सागर किसका भाग है, अजोव सागर ब्लैक सी का भाग है। तो ये ब्लैक सी का है, ब्लैक सी यूरोप में, और यूरोप के ब्लैक सी के उत्तर में थोड़ा सा अजोव सागर, और कहाँ से, टान झील से। और यूरोप की पांचवी बड़ी झील, बड़ी नदी, यूरोप की पांचवी नंबर की नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इन फिफ्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सू कैनाल, सू कैनाल कहाँ पर स्थित है, इसको मानचित्र के द्वारा देखते हैं। सू कैनाल को कई बार एग्जाम पूछा गया, सू कैनाल देखिए दोस्तों, सू कैनाल एक तो पहले हमने देखा था डुलुथ, डुलुथ जिएरा जो मोटरयान की फेमस है, किस नदी पर, लेक सुपीरियर झील के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम कह रहे हैं सू कैनाल कहाँ पर, तो सू कैनाल सुपीरियर झील और हॉरन झील दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। वी कैन से दैट की सू कैनाल कनेक्टेड लेक सुपीरियर एंड लेक हॉरन झील। और ये जो 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, ये सभी रीजन ग्रेट लेक के नाम से जाने जाते हैं। और ये ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस नदी का भाग है, किसका भाग है, सेंट लॉरेंस, यानी इनसे सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम, सेंट लॉरेंस नदी बन जाती है ग्रेट लेक से सेंट लॉरेंस। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि डुलुथ कहाँ पे, सुपीरियर झील के दक्षिण में स्थित है। शिकागो कहाँ स्थित है, मिशिगन के दक्षिण में। डेट्रोइट पूछा जाए तो हॉरन झील के मिशिगन और हॉरन के बीच में दक्षिण में स्थित है।
सो दोस्तों, जो आपसे वहाँ हमने पूछा था कि डुलूथ और डेट्रॉयट, तो डुलूथ सुपीरियर झील के ऊपर है और लेक हॉरन और जो मिशिगन एरिया है, तो हम कह सकते हैं कि लेक हॉरन के दक्षिण में स्थित है डेट्रॉयट, जिसको मोटरयान की राजधानी कहते हैं। तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को सही कर लेना, जो हम मिस्टेक से हमने सुपीरियर झील के दक्षिण में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वैसे मैप में देखा जाए तो इसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं, और न्यूजीलैंड की विशेषता को थोड़ा इस मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए न्यूजीलैंड, ये पूरा न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के दो भाग है, एक तो नॉर्थ आइलैंड उत्तर द्वीप और एक साउथ आइलैंड दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड को हम किस नाम से जानते हैं? देखो, न्यूजीलैंड को हम दक्षिण में स्थित है पूरा प्रशांत महासागर के, तो इसको हम पूरब का इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। पूरब का इंग्लैंड कहते हैं न्यूजीलैंड को, एक विशेषता इसकी ध्यान रखनी है। दूसरा, जो न्यूजीलैंड की जो मूल निवासी है उसको हम क्या कहते हैं? मूल निवासी को माओरी। माओरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माओरी, माओरी। तो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस जाति के नाम से जाना जाता है? माओरी के नाम से जाना जाता है। या माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? माओरी निवास जनजाति कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। यहाँ पे नवीन मोरदान पर्वत पाया जाता है, जैसे नवीन मोरदान पर्वत, साउथर्न आल्पस, आल्पस पर्वत, दक्षिण आल्पस, नवीन मोरदान पर्वत, और दक्षिण आल्पस की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको हम क्या कहेंगे? माउंट कुक। माउंट कुक, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3769 मीटर। यानी दक्षिण आल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट कुक, जो न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3765 मीटर है, जिसको हम न्यूजीलैंड को पूर्व का इंग्लैंड भी कहते हैं। और यहाँ पे कैंटबेरी के मैदान भी पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में जो दक्षिण में मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय न्यूजीलैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? कैंटबरी का मैदान भी कहते हैं, जो कहाँ पर से न्यूजीलैंड के दक्षिण में स्थित है। शीतोष्णकटिबंधीय घास का एक प्रकार है। न्यूजीलैंड के नीचे ये देखोगे तो हो गया स्टेट आइलैंड हो गया, और ये साउथ न्यूजीलैंड, तो इनके बीच में एक जल संधि फॉरेक्स स्टेट पाई जाती है। इसी प्रकार से नॉर्थ और साउथ के बीच में पाई जाती है कुक स्टेट, कुक जल संधि पाई जाती है। यहाँ पे आप देखोगे 90 मील बीच भी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में स्थित है। एक ग्रेट बैरियर आइलैंड, एक द्वीप है न्यूजीलैंड के पास में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ तो अलग है, ये ग्रेट बैरियर आइलैंड है। ग्रेट बैरियर रीफ तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और न्यूजीलैंड के पश्चिम में तस्मानिया सी और पूर्व में साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी ये मुख्यतः दक्षिण प्रशांत महासागर का भाग है। एक तरफ इसके तस्मानिया सी है, एक तरफ इसके साउथ पैसिफिक ओशियन स्थित है। न्यूजीलैंड की कैपिटल पूछ ली जाए आपसे कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, तो सीधा सा आंसर है वेलिंगटन, जो क्या उत्तर न्यूजीलैंड के दक्षिण में स्थित है, वेलिंगटन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।